नमस्कार दोस्तों। यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। अग्रवाल हाउस। इधर कुशा के स्कूल से आते ही नीलिमा ने उसे लंच करवाया। इतने में सरला ने नेहाल का बैग पैक कर दिया। वो टेबल पर बैग रखते हुए कहती है, नीलू बेटा, नेहू का सब सामान मैंने अच्छे से रख दिया है। बस तू यहाँ से अपनी और कुशा की शाम को पहनने वाली ड्रेस रख लेना। मीमा और राजू हमारे साथ चलेंगे तो वो सब संभाल लेंगे। तुम बस नहीं हो और ख़ुद का ध्यान रखना। वो क्या है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हारी डिलीवरी को, इसलिए बेटा तुम्हारे लिए ज़्यादा भाग दौड़ अच्छी नहीं। ऊपर से बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है, कहीं परेशान ना हो जाए। नीलिमा हल्की मुस्कान लेकर कहती है, मामा ने खुद का ध्यान रखूंगी और आप नेहू की चिंता मत करिए। ये अपने चाचू की परछाई है, देख लीजिएगा। पार्टी में सब लोग इन लाड साहब के नखरे उठाते हुए इनके इर्द गिर्द घूमेंगे। आज तो फुल मज़े में रहेंगे ये उस्ताद। सबकी गोद से एक सेकंड नीचे नहीं उतरेंगे। अंजू, वर्षा, निशु भैया और दोनों फूफा जी के लाडले हैं। बहुत दिन बाद सभी से देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कोई भी नेहू को एक मिनट छोड़ेगा? सरला मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये तुमने 16 आने सच कहा नीलू। और शरारत से कहती हैं, वैसे तुम्हारे दोनों बच्चे आदत में बिल्कुल राज की कॉपी हैं। अपनी दोनों डिलीवरी में तुमने राज के खूब नखरे उठाए हैं ना, इसलिए उसके ही गुण आए हैं इसमें। भरत और तुम्हारा सिर्फ रंग रूप है, बाकी नकचढ़े ये उस खड़ूस के जैसे ही हैं। जैसे वो हिटलर हर पार्टी की शान होता है, उसी तरह गुस्सा और नेहू सबकी जान है। और रंजू, वर्षा को तो आज खिलौना मिल जाएगा। वो दोनों ही इसे नहीं छोड़ेंगी। चलो ऐसा करो, यह भी सो रहा है, जब तक तुम अपने कपड़े रख गुस्सा को रेडी करो और ख़ुद भी हल्की सी ड्रेस पहन लो, ताकि पूरा टाइम इसे फिट कराने में कोई दिक्कत नहीं हो। नीलिमा धीरे से कहती है, जी मम्मा, आप रेडी होकर आइए। मैं कुशा को रेडी कर पहले नानी माँ के कपड़े निकाल दूँ, फिर आराम से रेडी हो जाऊँगी। सरला प्यार से कहती हैं, नानी माँ ने इतनी जल्दी जाने से मना कर दिया बेटा। शाम को राज शीतल के साथ आएंगी। और हाँ, सबसे पहले तो अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछो, यदि भाई साहब का चेकअप हो गया हो तो डॉक्टर की रिपोर्ट भरत को भेज दे। एक बार अक्षत भाई साहब को दिखा देते हैं, फिर संडे को भरत और राजू उन्हें लेने चले जाएंगे। नीलिमा सरला के पास आकर कहती हैं, मम्मा, इन्होंने सुबह ही पापा मम्मी से बात की है। उन्होंने अजमेर आने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन वो वहीं रहेंगे। उनकी जिद देखते हुए भरत ने केयर टेकर का इंतज़ाम कर दिया है। 24 घंटे वे घर पर रुकेंगे। सरला हल्की नाराज़गी से कहती हैं, एक नंबर की जिद्दी है तुम्हारे पापा। अभी ऑपरेशन को 1 महीना नहीं हुआ, यहाँ रहते तो थोड़ा रिकवर हो जाते, लेकिन नहीं। 10 दिन नहीं रुके बेटी के पास और बहाना बनाकर चल दिए। अरे, हमारे लिए बेटा बेटी एक समान है, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को हमें दी है। पूरे परिवार का हक है, तो हमने भी उन्हें अपना बेटा दिया है, फिर क्यों नहीं उसे बेटा समझते? हक से रुकना चाहिए समझी जी को यहाँ, लेकिन नहीं, वो और उनके उसूल तौबा हैं। ऊपर से भरत का दिमाग भी खराब है। यूँ बिना सोचे समझे आज के टाइम के केयर टेकर हद है। मतलब इस लड़के ने सब अरेंज कर दिया और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और चिंतित होकर कहती हैं, इस उम्र में अकेले रहते हैं दोनों। अभी भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से इतना बड़ा घर, कौन कब क्या फ़ायदा उठा ले, किसके पेट में घुसे हैं हम। सरला को चिंतित देख नीलू से अब बड़े प्यार से कहती है, मम्मा, पहले आप आराम से 2 मिनट बैठिए। इतना बोल उन्हें पानी का गिलास पकड़ा, लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। सरला गुस्से से नीलू को देखते हुए पानी पीकर कहती हैं,
आज अपने पति की तरफदारी मत करना नीलू। राज से इस प्रकार की गलती हो सकती है, लेकिन भरत ने कभी अकेले इस तरह फैसला नहीं लिया। फिर आज उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर भाई तो उस हिटलर का ही है ना, वो भी बड़ा, तो उससे पीछे कैसे रहेंगे जनाब। नीलिमा गुस्सा को नेहू के पास भेज सरला के दोनों हाथ पकड़कर कहती हैं, मम्मी मैं इनकी तरफदारी नहीं करूँगी। मेरे मम्मी पापा लकी हैं कि उन्हें आपके जैसे समधी और समधन मिली, जो अपनी बहू की माँ बाप की इतनी चिंता है आपको और पापा को। वरना मम्मा आजकल तो रिश्ते खोखले हो नजर आते हैं। सास ससुर तो छोड़ो, दामाद भी भरत और राज भैया जैसे कम ही मिलते हैं जो अपनी बीवी के माँ बाप के बारे में इतना सोचे, उनकी चिंता करें। रही केयर टेकर की बात तो चिंता मत करिए मम्मा, भरत ने किसी अनजान को नहीं रखा। वो राजू भैया और मीना के मामा का लड़का है। अभी हॉल में ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। नौकरी की तलाश थी उसे। राजू भैया ने इनसे अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहा था, तो भरत ने उन्हें थोड़े दिन मम्मी पापा की देख रेख में लगा दिया। यदि उनका वहाँ मन लगा और पापा मम्मी को भी उनसे दिक्कत नहीं हुई तो मम्मी उन्हें नौकरी और घर मिल जाएगा और मम्मी पापा को सहारा। पापा के सही होते ही वो उनके साथ ऑफिस जाएगा। भरत बता रहे थे, बहुत काबिल और ईमानदार लड़का है, हम भरोसा कर सकते हैं। नीलिमा की बात सुन सरला को कुछ राहत मिली। सरला के हाव भाव देखकर नीलिमा धीरे स्वर में कहती है, मम्मा गुस्सा मत होइए। एक बार आप पापा मम्मी के नज़रिए से देखिए। वो अपनी और पापा की बात मानकर ही बेटी के यहाँ 10 दिन रुके। इससे ज़्यादा उनका यहाँ रुकना ठीक नहीं मम्मा। आप और पापा की बात छोड़िए। अर्जुन चीचू के मम्मी पापा तो कितने फ्रैंक और मॉडर्न हैं, लेकिन फिर भी राघु दी के यहाँ आप और पापा क्या, ये दोनों भाई भी एक भी रात नहीं रुकते। अपने काम निपटा कर सीधा घर ही आते हैं। और आप तो उनके यहाँ का पानी भी नहीं पीती मम्मा। पापा मम्मी तो फिर 10 दिन रुक गए। शीतल की शादी तो 7 महीने हो गए, लेकिन सुमन आंटी और अंकल सिर्फ फंक्शन में घर आते हैं। वर्षा के मम्मी पापा भी उसकी शादी के बाद अकेले ही रहते हैं। सौर वर्षा पूरा ध्यान रखते हैं उनका, लेकिन फिर भी वो घर नहीं रुकती मम्मा। कटु सत्य है, बेटी के माँ बाप यदि ज़्यादा दिन उनके ससुराल में रुक जाएं, तो उसके घर वाले बेशक बुरा न माने, लेकिन 4 लोग बातें बनाकर उनका उपहास उड़ाने में पीछे नहीं हटते। आज भी हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता, और हम दूसरों की नहीं खुद की बात बताएं तो मम्मी पापा जितने अपने घर में स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, आज जितना मान सम्मान उन्हें अभी मिलता है, उतना शायद हमारे पास रहने से ना मिले। कुछ नाजुक रिश्ते दूर से ही सुहावने लगते हैं। और सरला के दोनों हाथ पकड़कर कहती हैं, हमारा परिवार आप सब बहुत नेक और सज्जन हैं, लेकिन फिर भी मम्मा, बेटी के माँ बाप उनके ससुराल में आकर रहें ये शोभा नहीं देता। भविष्य में किसी भी बात को लेकर उनका अपमान हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, भरत और मैं मम्मी पापा की अच्छे से देख रेख करेंगे। हमारा तो प्लान भी है कि पापा से बात करके उन्हें यहीं अजमेर हमारे घर के आसपास मकान दिलवाने का। बट अभी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि पापा को आप जानते हो, वो इसके लिए राजी हो ये नामुमकिन है। ऊपर से उनकी सेहत इन दिनों ठीक नहीं, इसलिए भारत ने कुछ टाइम रुकने का बोला है। और मम्मा, घर तो उनका अलग ही होगा, चाहे वो यहाँ भी शिफ्ट हो जाएं। अब आप बताइए, क्या मैं और भरत गलत हैं? नीलिमा की इतनी समझदारी वाली बात सुन सरला उसे अपने गले लगाकर कहती है, बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी हो, कूट कूट कर उनके गुणों भरे हुए हैं तुमसे। फिर भी नीलू, समधन जी का कहना भाई साहब की रिपोर्ट देते
और थोड़ा सतर्क रहें। जाओ रेडी हो जाओ। इतना बोल अपने कमरे में चली जाती हैं। सरला की जाते ही नीलिमा लंबी सांस लेकर कहती है, हे प्रभु, हर लड़की के नसीब में हमारे जैसा ससुराल, सास ससुर और पति लिखना, जहाँ आज भी देश में बहुओं को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है। वहाँ ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी बहुओं को सिर्फ समाज के सामने ही बेटी मानने का झूठा दिखावा नहीं करते, बल्कि सच्चे दिल से अपनी बहुओं के साथ जुड़े उसके मायके के हर रिश्ते को, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम, मैं और शीतल, जो हमें सास ससुर के रूप में साक्षात भगवान मिले हैं। मेरे मम्मी पापा के प्रति उनकी जो भावना है उसकी मैं दिल से कदर करती हूँ मम्मा। आज आपसे वादा है, हम अग्रवाल हाउस की नींव कभी हिलने नहीं देंगे। आपके संस्कार पर आँच नहीं आने देंगे। वो सरला के कमरे पर एक नज़र डाल रेडी होने चली जाती है। वृंदावन हाउस में नाश्ता करने के बाद रूही अपनी जेठानी और विजयकांत के साथ नीचे हॉल में बैठे बतिया रहे थे। वहीं अंजलि एक साइड बैठी लैपटॉप पर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रही थी, जबकि विनोद फ़ोन पर बेला की आज की मीटिंग की अपडेट ले रहा था। विनोद की ताई जी उन दोनों पर नज़र डाल गंभीर आवाज़ में कहती हैं, रूही मेरी बात मान ले। तो वेनू अंजू से एक बार बात कर। रूही उनकी बात सुन हल्की नाराज़गी से कहती हैं, दीदी जब से आप आए हो आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ये बच्चों की लाइफ है, उन्हें अपने तरीके से जीने दीजिए, हम इनसे इसमें हस्तक्षेप न करें तो बेहतर है। लेकिन आपकी तो आप हो कि सुनते ही नहीं। विजय अब आप ही समझाइए इन्हें। विजय रूही को उखड़े देख कर कहते हैं, आखिर हुआ क्या है, आप बताएंगी मुझे। रूही गुस्से से कहती हैं, विजय दीदी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं अंजू विनोद के उनके बच्चे के बारे में बात करूं। आप बताइए, अच्छा लगता है हमारा उनकी लाइफ में दखल देना, वो भी इस बात के लेकर कि इस घर को बच्चे जल्दी से वारिस दे। विजयकांत सारा माजरा समझ गहरी आवाज़ में कहते हैं, भाभी ज़माना बहुत आगे निकल गया है और आप हो कि अभी भी वहीं अटके हो। अरे अब वो बातें नहीं रहीं कि बहू ब्याह कराई नहीं और हम उससे पोता पोती की आशा रखें। ये आजकल की पीढ़ी है भाभी, इन्हें कब अपना परिवार आगे बढ़ाना है कब नहीं, ये बच्चे खुद अपनी माहौलियत के हिसाब से तय करते हैं और उनके इस फैसले में मुझे और रूही को कोई बुराई नज़र नहीं आती। विजयकांत सामने देखते हुए, भाभी अंजू को देख रही हैं आप, अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई, हमारा बिजनेस और वेनू और हम सबको कितने अच्छे से संभाल रही है। ऐसे में हम उस पर दबाव बनाएं कि हमें जल्दी से पोता पोती चाहिए तो गलत होगा भाभी। साल नहीं हुआ इनकी शादी को। अरे बच्चों का क्या है, शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे, लेकिन जो खुद ही अभी बच्चे हों क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। ये वक्त अंजू के कैरियर का है भाभी, विनोद ने उसे लेकर बहुत प्लान किया है। मानता हूँ सब काम सही उम्र पर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अभी हमारी अंजू की उम्र कम है, उसे अपने और विनोद के सपने को पूरा करने दीजिए। ऐसे में उस बच्ची पर इस बात को लेकर हम कोई दबाव नहीं डालेंगे और विनोद कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए आप भी इस बात को बार बार मत दोहराइए। विजयकांत का दो टूक जवाब सुन जहाँ ताई जी की त्योरियाँ चढ़ गईं, वहीं अंजू के कान भी उनकी बातों से अछूते नहीं रहे। ताई जी थोड़ा सख्त लहजे में कहती हैं, ठीक है विजू, आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारे बेटे बहू हैं, मेरा तो ऐसे भी कोई हक नहीं इन पर। और खड़े होकर कहती हैं, तुम ऐसा करो, मेरी परसों की टिकट करा दे। अब मन उजट गया है शहरी ज़िंदगी से, अपने गांव की खुली हवा में जीना है मुझे। रूही उनका हाथ पकड़ गहरे स्वर में कहती हैं, दीदी आप इस तरह बात को लेकर नाराज़ हो, यदि यहाँ से चली गई तो फिर सोच लीजिएगा आपकी देवरानी हूँ, नक्शे कदम पर आपके ही चलूँगी।
ताई जी मुंह बनाकर गुस्से में कहती हैं, मुझसे 4 कदम आगे ही है तू, कोई कम नहीं। अपनी जेठानी की बात सुन रूही को हंसी आ गई। वो उन्हें साइड हक करके शरारत से कहती हैं, दीदी इतने दिनों बाद आपका वही पुराना रूप देखा है। विजय, आज मैं 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगी। कभी कभी ना परिवार में ऐसे किस्से होने रहने चाहिए। ताई जी उसका कान पकड़ कर कहती हैं, अब तो ज़्यादा बोल रही है रूही, ये मत समझना कि मुझे तुम बहला लोगी। यदि मुझे यहाँ अपने पास रखना है तो मेरी बात तुझे माननी होगी। उनका हाथ पकड़ धीमे स्वर में कहती हैं, रूही तूने अंजू को नहीं, बहू नहीं बेटी माना है। तुम दोनों सास बहू नहीं, मेरी नज़र में एक अच्छी दोस्त हो। बीनू ने नहीं, लेकिन अंजू से सिर्फ इतना पूछ ले, रूही की बच्चे कहीं फैमिली की प्लानिंग को लेकर कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। देख रूही, मेरा इरादा अपने बच्चों का दिल दुखाने का नहीं, ना ही उनकी लाइफ में दखल देना है। मुझे बस डर लगता है कि कहीं हमारे परिवार को वारिस नहीं मिला तो हमारा वंश, हमारी परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। मेरे घर के आंगन में तो किलकाली नहीं गूंजेगी। मुझे तो न बहू का सुख मिला न बच्चों का, लेकिन मैं नहीं चाहती वो सब इस घर में। रूही बेचैन होकर कहती हैं, दीदी प्लीज़ ऐसी बातों से मुझे विचलित मत कीजिए। ज़रूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वो सब मेरे बच्चों के साथ हो। नहीं नहीं, मेरी ज़ुबान पर इस तरह की बात आनी ही नहीं चाहिए। दीदी आपसे हाथ जोड़ विनती है मेरी, आप दिन रात अच्छी बातें सोचिए, देखना हमारे परिवार में कुछ गलत नहीं होगा। रूही को इतना चिंतित देख ताई जी उसे गले लगा भारी आवाज़ में कहती हैं, भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। शर्मा खानदान को हंसता खेलता नन्हा मुन्ना बच्चा मिल जाए, बेटा हो या बेटी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रूही। बस मेरे आंगन में किलकारी गूंजे, यही मेरी तमन्ना है। मेरे बीनू को बाप बनने का सुख मिले और हमें दादा दादी बनने का। अपनी ताई सास और रूही की बातों को सुन अंजू का शरीर कांप उठा। काम करते हुए उसके हाथों की उंगलियां वहीं जम गई हो। चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। उनकी कही बातें उसके दिमाग में हलचल मचाने लगी। वो अपनी गहरी सोच में खोई लैपटॉप बंद कर एक नज़र विनोद पर डालती है, जो अभी भी फ़ोन पर बातों में व्यस्त था। जिसे देख अंजलि चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एकदम से रूही की नज़र ऊपर जाती अंजलि पर पड़ी। उसे जाते देख उन्हें लगा कि वो रेडी होने जा रही है। वो विनोद को आवाज़ लगाकर कहती हैं, बिनू तेरी बातें ख़त्म हो गई हो तो बेटा जाकर रेडी हो जाओ। कब से दोनों यहाँ वहाँ घूम रहे हो, अभी तुम्हें मार्केट जाना है। तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता क्या कि कब मित्तल मेंशन पहुँचोगे। विनोद फ़ोन रख रूही के पास आकर हल्की मुस्कान लेकर कहता है, मॉम ये लेक्चर आप अपनी क्राइम पार्टनर को दो तो अच्छा है। जब उसे मालूम था घर जाना है तो मैडम जल्दी नहीं उठ सकती थी, उसी के चक्कर में हर बार लेट होता है। एक तो लेट उठी, ऊपर से पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है इस लड़की का, कल से उसी पर लगी है। आपको पता नहीं है पूरी रात कमरे में खटर पटर चली है, न खुद सोई न मुझे सोने दिया। मैं तो यहाँ अपने टाइम से उठकर आ गया और हमारी एंग्री बर्ड अपनी नींद से उठी। तो माता रानी गलती आपकी बहू की है, उसे समझाया करो आप, और मैं 2 मिनट में रेडी होकर आ जाऊँगा, टाइम उसे ही लगेगा। विनोद की बात सुन रूही मुस्कुराते हुए कहती हैं, विजय देख रहे हैं इसे, आपकी बेटी की बुराई हो रही है सरेआम। उसका कान पकड़ कर कहती हैं, कैसा पति है तू। बेटा जी, नींद इतनी ज़रूरी नहीं थी तुम्हारी, मेरी बेटी के प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करनी थी तुझे दुष्ट, और तू टांग खींचे जा रहा है उसकी। विनोद मुंह बनाकर कहता है, डैड देख रहे हैं आप, ये दोनों सास बहू कितने ड्रामे करती हैं। ताई जी आप इन दोनों को कंट्रोल में रखिए ज़रा, आफ्टर ऑल आप शर्मा खानदान की सबसे बड़ी बहू हैं। विनोद की बातें सुन ताई जी को हंसी आ गई। रूही उनकी नौटंकी देखकर कहती हैं,
अब बातें बनाना बंद कर और अपने कमरे में जा तू। शायद अंजू का काम निपट गया, वो रेडी होने गई है। बिनू जल्दी पहुँचो, तुम ऐसे अच्छा नहीं लगता। विनोद रूही का हाथ पकड़कर कहता है। डोंट वेरी मम्मा, हम जल्दी निकलते हैं और आप भी डैड और ताई जी के साथ शाम को टाइम से पहुंच जाना। ऊपर जाते हुए शरारत से कहता है। मॉम, अगर आपको दीवान अंकल की कंपनी चाहिए तो मैं बोल दूंगा, वो आपको पिक कर लेंगे। रूही भी इठलाते हुए कहती हैं। बीनू बेटा, नकी और पूछ पूछ, तेरे डैड तो पूरे रास्ते बोर करेंगे मुझे। दीवान जी की कंपनी मिल गई तो पार्टी का मज़ा दुगना हो जाएगा। और इतना बोल अपनी आई पिंक कर देती हैं। ताई जी रूही को घूरते हुए कहती हैं। अब इस उम्र में तो शर्म कर ले रूही, समधी को भी नहीं छोड़ती। रूही हंसते हुए कहती हैं। दीदी, अब इस उम्र में पायलट करने के लिए समधी से बेटर ऑप्शन कोई और है क्या? ऊपर से समधी या दीवान जी जैसे बिंदास और जिंदा दिल हो तो फिर कहना ही क्या। विश्वास नहीं होता तो एक बार आप भी ट्राई मारिए। यकीन से कहती हूँ, उनकी कंपनी में कभी बोर नहीं होंगी आप। मित्तल मेंशन की जान है दीवान मित्तल। ताई जी घूरते हुए कहती हैं। राम मिलाई जोड़ी है, एक जैसे हो दोनों। अब कमरे में जाओ और सोच कर एक बार जो मैंने कहा है क्या गलत है? इतना बोल अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनके जाते ही रूही विजयकांत के पास आकर कहती हैं। विजय, कैसे समझाऊं मैं इन्हें? इतने दिन आराम से रह ली, अब फिर वही उचक लग रही है। माना अंजू को हमने बेटी जैसे रखा है, लेकिन ये बताइए मैं उसकी मैरिड लाइफ के बारे में उनसे क्या बात करूं? भले ही हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं, फ्रैंक है एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं देता कि जी दीदी चाहती हैं वो मैं अंजू से पूछूं। रूही थोड़ा सख्त होकर कहती हैं। अब की बार ये दोनों ने इस बारे में कुछ भी कहा तो पक्का मेरा झगड़ा हो जाएगा उनसे, इसलिए आपको चेतावनी दे रही हूँ। घर के बच्चों के सामने बड़ों की इज्जत का तमाशा बने उससे पहले यहाँ तो इन्हें समझा दीजिए, नहीं तो आप इन्हें छोड़ दी आइए। और हल्की नाराज़गी से कहती हैं। क्योंकि विजय, इनकी सोच और आदत अभी भी नहीं बदली। हर बार मैं इनकी बात मजाक में टाल देती हूँ, लेकिन ये दिनों ने अंजू से कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना बोल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती हैं। विजयकांत लंबी सांस लेकर कहती हैं। आज बरसों बाद रूही का गुस्सा उफान मारा है। ये कहर बनकर भाभी पर टूटे उससे पहले इन्हें शांत करना होगा। वो भी अपना सिर झटक रूही के पीछे चल दिए। इधर अपने कमरे में आकर अंजलि लैपटॉप साइड में रख विंडो की रेलिंग थामे बाहर गार्डन में मंडराती रंग बिरंगी तितलियों को देख फिर से रूही और ताही जी की बातों में खो गई। उनके कहे शब्द उसके दिमाग में हलचल मचाने लगे। ताई जी की बातें और रूही का विचलित चेहरा याद आते ही उसका दिल धड़कने लगा। वो घबराते हुए अपने आप से कहती है। कहीं ताई जी की बात सच हो गई तो, कहीं मैं माँ नहीं बन पाई तो, इस घर को उनका हिस्सा नहीं दे पाई तो। रोशनी दी तो शादी के बाद तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई, जबकि हमारी शादी भी उसी डेट को हुई। लेकिन मैं तो अभी तक माँ। मैं और वीनू हर रात एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, फिर भी मैं प्रेग्नेंट। कहीं ऐसा तो नहीं मुझ में कोई कमी? जैसे ही उसके दिमाग में ये बातें आई उसका चेहरा पसीने से भीग उठा, आंखें नम होने लगी। वो कांपते होंठों से हम यजमान नहीं बन पाए तो कहीं विनोद और मॉम डैड मुझे घर से बाहर। इतना सोचते ही अंजलि का शरीर पूरी तरह कांप उठा। उसकी मुट्ठियाँ रेलिंग पर गजने लगी, सांसें जोर से उफान मारने लगी। डर के मारे उसका चेहरा पीला होने लगा। दूसरी तरफ विनोद ने रूम में आकर उसके और खुद के पहनने वाले कपड़े निकाल बेड पर रख दिए, लेकिन अंजलि को आज विनोद के आने का आभास भी नहीं हुआ। विनोद उस पर नज़र डाल हैरानी से कहता है। क्या हुआ इसे? आज मेरी आहट भी सुनाई नहीं दी। एंग्री बर्ड को किस बात को लेकर अंजू टेंशन में है। वो जल्दी से उसके पास आकर
अंजलि को पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए कहते हैं, बच्चा कहाँ खोई हो? मैं इतनी देर से कमरे में हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का ध्यान कहीं और है। विनोद की आवाज़ सुन उसे अपने पास महसूस कर अंजलि के हाथों की पकड़ उस पर कसने लगी। विनोद को जैसे ही उसके शरीर में कंपन महसूस हुआ, वो अंजलि को अपनी तरफ घुमा उसे गौर से देखता है। विनोद की गहरी नज़रों को खुद पर महसूस होते ही अंजलि खुद को कंट्रोल में करके उससे अपनी नज़रें चुरा अपने चेहरे का पर जबरन मुस्कान और धीरे से कहती है, कुछ नहीं, वो सर में हेडक हो रहा है, इसलिए आंखें बंद कर खुद को रिलैक्स कर रहे थे। ऊपर से रात को नींद भी नहीं आई ढंग से। अंजलि का लो साउंड मुरझाया चेहरा नमा के देख विनोद गहरी आवाज़ में कहता है, अंजू मेरी तरफ देख कर बात करो। और क्या कहा? तुमने रात को नींद नहीं आई? सोकर तो तुम 9 बजे उठी हो, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। विनोद गहरी आवाज़ में कहता है, बात क्या है बच्चा जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? इतना बोल उसका चेहरा अपनी अंगुली से ऊपर करता है कि अंजलि एकदम से विनोद के सीने से लग जाती है। अंजलि के ऐसे अजीब बिहेव देख विनोद को कुछ समझ नहीं आता। वो उसके बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहते हैं, अंजू से समथिंग, इतनी टेंशन में क्यों हो? नीचे कुछ आई मीन ताई जी ने कुछ। अंजलि अपनी आंखें बंद कर कर कहती है, नहीं बीनू, किसी ने कुछ नहीं कहा। बोला ना सर में हेडेक है। आबे न क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई। हमें लेट होगा घर पहुंचने में। जल्दी से रेडी होने दीजिए। कितने दिन बाद आज सबसे मिलेंगे। भाई भाभी का स्पेशल दिन है, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आप बातों में लगा रहे हैं। अंजलि को नॉर्मल देख विनोद उसके सर को चूम कर कहता है, बच्चा चल रहे हैं, लेकिन पहले तुम आराम से बैठो यहाँ। मैं मॉम को कॉल करके तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनवाता हूँ। पेन किलर खाकर थोड़ी देर रेस्ट करो। विनोद की बात भी पूरी नहीं होती कि अंजलि मुंह बनाकर कहती है, बीनू कहाँ नाम ठीक है, हमें अभी जूस नहीं चाहिए और पेन किलर तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, समझे आप? उसकी नोच हल्के से खींचते हुए, हम चाची के हाथ की कड़क चाय पीकर थोड़ी देर उनकी गोद में सोएंगे ना, तो हमारा सारा सर दर्द भाग जाएगा। इतना बोल विनोद के गाल पर किसकर उसे पीछे पुश करके कहती है, चलो हटो, हमें टाइम लगेगा, फिर 10 तरह के मुंह बनाओगे आप। इतना बोल अपने बालों को विनोद की तरफ झटक वॉशरूम में भाग जाती है। अंजलि की हरकत देख विनोद जोर से कहता है, बाहर तो आओगी ना एंग्री बर्ड, फिर तुम्हें बताता हूँ। अंजलि के गेट लॉक करते ही विनोद सोफे पर बैठकर कहता है, अंजू कुछ तो बात चल रही है तुम्हारे दिमाग में, जिसे लेकर तुम टेंशन में हो। गर आज तुम्हारे मायके में फंक्शन नहीं होता तो मैं तुमसे अभी इसी वक्त उगला लेता, क्योंकि आज तुम्हारी आंखें और जुबान कुछ अलग ही धुन बोल रहे हैं। किस चीज़ को लेकर तुम खोई हो, वो कल सुबह तक विनोद हर हाल में जान कर रहेगा। इधर अंजलि वॉशरूम में आकर सामने मिरर में खुद को देख नमस्वर में कहती है, मीनू यदि थोड़ी देर और आपके सामने रुकते तो हमारा सब्र जवाब दे जाता। सॉरी, आज पहली बार आपसे झूठ बोला है। आप सही हैं, हम वाकई बड़ी मोम की बातों से घबरा गए हैं। मोम को इतना परेशान देख हमें डर लग रहा है, कहीं हमारे परिवार के साथ कुछ गलत। एकदम से अपने दिल पर हाथ रख के कहती हैं, नहीं, हम कभी गलत नहीं सोचेंगे। हम एक अच्छी माँ ज़रूर बनेंगे, अपने घर को एक प्यारा सा बेबी ज़रूर देंगे। हमें कैसे भी करके बिन्नू को अब राज़ी करना पड़ेगा। बड़ी मोम की बातें और मोम का डर हमें हर हाल में दूर करना होगा, और ये तभी होगा जब हम इस घर को वारिस देंगे। आज की पार्टी के बाद हमें विनोद से बात करनी होगी। वो कुछ देर खुद को मिरर में देख अपने उधेड़ बुन में लगी रहती है, फिर फ्रेश होकर बाहर आती है। विनोद की नज़रें लगातार अंजलि को स्कैन कर रही थी, जिसे उसने भी कई बार महसूस किया। वो अपने गले में दुपट्टा डाल विनोद के पास आकर कहती है, मिस्टर शर्मा, आपका ताड़ने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो मेरे बालों में
एक क्लेचर लगाकर बांध दीजिए। वो क्या है, इतनी देर से लैपटॉप पर काम करते हुए अंगुलियों की जान निकल रही है। अंजलि की होशियारी और उसकी नौटंकी देख विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी बैग अपने सीने से लगा बाल को बांधता है और हल्के से नीचे झुक अपने सुलगते लबों को उसके नेक के नीचे की तरफ पॉइंट्स पर लीकिंग करते हुए कहता है, बड़ी महक रही हो एंग्री बर्ड। इससे पहले मैं अपने प्रेम और आगे निकलूं, जल्दी से यहाँ से अपने दिल की ओर इशारा करके कहता है, इसे चैन दे दो अंजू, ताकि तुम्हारे स्पर्श से कुछ घंटे आराम से धड़के, वरना ये तुम्हारे करीब आने के लिए बेकाबू होता रहेगा। विनोद की बातों से अंजलि के गाल लाल हो गए। वो विनोद की तरफ पलट उसे कशिश भरी नज़रों से देखती है और उसकी शर्ट के 2 बटन खोल ठीक उसके दिल पर अपने नाजुक लबों की छाप छोड़ देती है। अंजलि के स्पर्श से विनोद की आंखें बंद हो गई। उसके हाथ अंजलि की कमर पर कसने लगे। वो उसकी गर्दन में चेहरा लगाए अंजूर की खुशबू इनहेल करने लगा। अंजलि लरजते हुए कहती है, हनी प्लीज लीव। एकदम से विनोद आंखें खोल खुद को कंट्रोल में कर उसके गुलाबी लबों को बारी बारी से चूम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आज जो रेड साड़ी तुम पार्टी में पहनोगी अंजू, वो पहनोगी तो तुम खुद अपने हाथों से, लेकिन इतना ध्यान रखना, बच्चा चाहे आते हुए कितनी भी रात हो जाए, लेकिन हमारे रूम में आते ही वो साड़ी मेरे हाथों से तुम्हारे मखमली बदन से लहराते हुए मेरे अंदाज से अलग होगी। अंडरस्टैंड। और बेसब्री से बस शाम का इंतज़ार है। ये आंखें एक बार फिर तुम्हें सुर्ख रंग में रंगे देखना चाहती हैं। इतना बोल उसके माथे को चूम उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर आता है। दोनों रूही विजयकांत से मिलकर मित्तल मेंशन निकल जाते हैं। यहाँ अग्रवाल हाउस में भी नीलमा कुशा सरला नेहू के साथ राजू और मीना को लेकर दीवान जी के यहाँ निकल गए। घर पर इस वक्त नानी माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। वहीं राजसी तो इस वक्त एक दूसरे की बाहों में आराम से लिपटे हुए थे। दोनों ही महकती और शोर करती सांसें कमरे में गूंज रही थी। 15 दिन बाद आज दोनों अपने कमरे में चैन की नींद से सो रहे थे। वहीं महेश्वरी भवन में वर्षा सुमन की देख रेख में मित्तल मेंशन में दिए जाने वाले उपहार की पैकिंग में लगी थी। वर्षा एक एक बॉक्स पैक कर बड़ी कुशलता से टेबल पर जमा रही थी। महेश्वरी परिवार ने देव सेजल की एनिवर्सरी पर पूरे मित्तल परिवार के लिए तोहफे, मिठाई, फल फ्रूट्स लिए थे। वर्षा लास्ट बॉक्स टेबल पर रख घड़ी देखते हुए कहती है, मम्मा सब अच्छे से हो गया, बस दी जीजू के लिए आप जो गोल्डन की चैन लाई हैं उसे याद से अपने पर्स में रख लीजिएगा, बाकी मैं इन्हीं गाड़ी में रखवाती हूँ। सौर और पापा के आते ही हम रेडी होकर निकले जाएंगे। सुमन उठते हुए कहती हैं, वर्षा ये तो बाद में होता रहेगा, पहले ऐसा कर शीतल को फ़ोन लगा। इस लड़की ने आने के बाद मुझे फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। शादी क्या हुई इसकी, ये तो पराई हो गई। अपने ससुराल के आगे इसे कुछ सोचता ही नहीं। वर्षा सुमन के गले में हाथ डालकर कहती है, ये तो अच्छा है ना मम्मा कि वो अपने ससुराल में मस्त है। शीतल की जितनी चिंता आपको थी, देखिए उसने जब सब अच्छे से संभाल लिया। रही फ़ोन की बात, तो इतने दिन बाद अपने घर आई हैं, बातों में व्यस्त होंगे या फिर आराम कर रहे होंगे। शाम को तो सीतू आ रही है, आज आप दोनों माँ बेटी एक एकांत में बिठा देंगे। आप मन भर के अपने बेटी से बात करना। और शरारत से कहती है, वैसे मदर इंडिया हमारी बेटी को पराया आपके दामाद ने किया है, समझिए आप। और राज जीजू का हमारी छोटी के बिना गुजारा नहीं चलता। अब दामाद ही आपका यूनिक है, तो बेटी कैसे फ़ोन करेगी। और आई बिंग करके कहती है, मम्मा ये भी हो सकता है अभी आपके दामाद की हनीमून कुमारी पूरी तरह से उतरी नहीं होगी, थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई होगी, वही कार्यक्रम निपटा रहे होंगे। वर्षा की बात सुन सुमन उसके कान खींचते हुए कहती हैं, बेशर्म चुप कर और फ़ोन लगा एक बार। वर्षा अपना कान छुड़ाते हुए कहती है, मम्मा आपके कहने से हम फ़ोन लगा देते हैं, लेकिन यह जीजू ने फ़ोन उठाया तो।
बात आप करेंगी। हम शेर की गुफा में जानबूझकर प्रवेश नहीं करेंगे। हमारे फ़ोन से कहीं उनके रोमांटिक पलों में रुकावट आई तो पार्टी में हमारी लंका लगा देंगे। वो अपना फ़ोन उठा, शीतल का नंबर लगाती है, लेकिन दोनों के फ़ोन फ्लाइट मोड में थे, इसलिए किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया। वर्षा मुँह बनाकर कहती है, तसल्ली हो गई मम्मा, फ़ोन पिक नहीं कर रहे दोनों। कहा था ना, ये शीतल का सड़ू है, मर्जी होगी तो ही फ़ोन पिक होगा। आप हैं ही, मानती ही नहीं। परेशान मत होइए, जाके रेडी हो जाइए, सौ रास्ते में हैं। पापा को लेकर घर पहुंच रहे हैं और हम टाइम से निकलते हैं। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।